हेलो दोस्तों, मैं रजनी बुद्ध आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 123 बाई रजनी मैम पर। तो देखिए दोस्तों, हमने नवोदय विद्यालय के जो प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है उनको कंप्लीट कर लिया था। आज हमें प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को कंप्लीट करना है। तो देखेंगे हम प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 41। कौन सा क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 41। तो क्वेश्चन नंबर 41 में हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है कि किसी काम को 3 व्यक्ति है। देखिए, हम देखें कि किसी काम को 3 व्यक्ति हैं। तो ये पहला व्यक्ति हो गया, ये दूसरा व्यक्ति, ये हमारा तीसरा व्यक्ति हो गया। तो पहला व्यक्ति उस काम को कितने दिन में कर रहा है? 12, 20 और 24। ये कर रहा है इसको 12 दिन में, ये कर रहा है इसको 20 दिन में, और ये कर रहा है इसको 24 दिन में। आप ध्यान रखिए कि ये जो पहला व्यक्ति इसे 12 दिन में कर रहा है, जो दूसरा व्यक्ति है इसे 20 दिन में कर रहा है, और जो तीसरा व्यक्ति है इसे 24 दिन में कर रहा है। और हमसे पूछा क्या गया है? कर रहा है। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो देखिए, इसका काम निकालने के लिए हमें क्या करना है? इन तीनों का ही क्या ले लेना है? एलसीएम। तो आप बताइए कि 12, 20 और 24 का एलसीएम कितना आएगा? तो 120 आएगा, क्योंकि 24 पंचे 120। तो यहाँ क्या होगा? इस 120 में इन तीनों का ही भाग चला जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे ऐसी संख्या लेनी है जिससे इसमें तीनों का ही भाग चला जाए। तो देखिए, 12 का इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 10 बार। कितनी बार? 10 बार। अगर इसमें 20 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 0 से 0 कट जाएगा, 6 बार। अगर 24 का इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 5 बार। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये पहला व्यक्ति है, ये एक दिन में 10 काम करता है। जो दूसरा व्यक्ति है ये एक दिन में 6 काम करता है, और जो तीसरा व्यक्ति है ये एक दिन में 5 काम करता है। अगर हम तीनों लोगों से मिलकर के काम करवाएं, यानी पहला व्यक्ति प्लस दूसरा व्यक्ति प्लस तीसरा व्यक्ति, अगर तीनों ही व्यक्ति मिलकर काम करें तो ये एक दिन में कितना काम कर लेते हैं? 5 और 6 11, 11 और 5 10, कितना हो जाएगा? 21। कितना काम कर लेते हैं? 21। तो इन्होंने टोटल मिला के 21 काम करवा लिया। अब इनसे ही मिला के हमें ये पूरा 120 काम इन्हीं से करवाना है। तो एक दिन में 21 काम हो रहा है। एक दिन में कितना काम हो रहा है? 21। तो देखिए, यहाँ पे दिनों की संख्या क्या हो जाएगी? दिनों की संख्या। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे पास जो काम है वो 120 है। एक दिन में 21 हो रहा है, तो कितना समय लगेगा? 21 पंचे 105, 21 छक्का 126, ज्यादा हो जाएगा। 21 पंचे 105, ऊपर बचेगा कितना? 15, नीचे क्या बचेगा? 21। अब आप और ध्यान से देखेंगे तो ये 15 और 21 कट जाता है, यानी 15 सही। इसको 3 से काट देंगे तो 5, इसको 3 से काट देंगे तो 7। ये हो जाएगा 5/7 दिन। इतना उनको दिन लगेगा यदि तीनों व्यक्ति मिलकर काम करेंगे। अकेले अकेले का तो हमें दिया ही गया है कि यदि ए अकेले काम करता है तो 12 दिन लगाता है, बी करता है तो 20 दिन लगाता है, और ये तीसरा व्यक्ति करता है तो 24 दिन लगाता है। लेकिन अगर ये यही स्पीड से काम करें और तीनों व्यक्ति मिलकर काम करें तो ये काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा? 5 सही 5/7 दिन में ये काम खत्म हो जाएगा। आशा करूंगी आपको क्वेश्चन नंबर 41 अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे, देखिए, क्वेश्चन नंबर 42, और देखते हैं कि हमसे क्वेश्चन नंबर 42 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 42। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 में हमसे पूछा गया है कि 2 ट्रेन विपरीत दिशा में गमन करती हैं जिनकी लंबाइयां हमको दी गई हैं। यानी जो हमारे पास ट्रेन है, एक ट्रेन हमारी इस साइड जा रही है और दूसरी ट्रेन है वो इस साइड जा रही है। विपरीत दिशा का मतलब होता है एक उस साइड और एक इस साइड। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है हमसे कि 2 ट्रेन है जो विपरीत दिशा में गमन करती हैं, उनकी लंबाइयां 100 मीटर और 150 मीटर है। ये जो ट्रेन है ये 100 मीटर लंबी है, और ये जो ट्रेन है ये 150 मीटर लंबी है। और दोनों ट्रेनों की सापेक्ष चाल, और जो एक दूसरे को कितने सेकंड में पार कर जाती हैं, इनको जो समय लगता है एक दूसरे को पार करने में, वो समय है 10 सेकंड। यहाँ में लंबाइयां इनकी मीटर में दी गई हैं, और इनका जो समय है जब ये एक दूसरे को पार करती हैं तो कितना समय लगता है? 10 सेकंड। हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है सापेक्ष चाल। क्या पूछा है? सापेक्ष चाल। तो देखिए, सापेक्ष चाल का फॉर्मूला क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय। तो जब ये ट्रेनें एक दूसरे को पार करेंगी, मतलब है कि अपनी अपनी लंबाई को पार कर जाएंगी। अपनी अपनी लंबाई को पार करने का मतलब है कि हम यहाँ पे जब चाल का फॉर्मूला लगाएंगे तो चाल बराबर हो जाएगा हमारा दूरी बटे समय। तो आप ध्यान से देखेंगे कि दूरी 100 दूरी इसकी है, क्योंकि ये अपने आप को पार करेगी, और 150 दूरी इसकी है। आप ध्यान से देखेंगे ये चीज वो कितने सेकंड में पार कर लेती है? 10 सेकंड में। लेकिन अब आप देखिए कि हमने 100 में 150 जोड़ा तो कितना हो गया? 250 बटे हो गया 10। अब उसने हमसे दूरी, ये हमारी जो दूरी आएगी ये मीटर पर सेकंड में आएगी, लेकिन हमसे दूरी जो है मीटर पर सेकंड में ना पूछ करके किसमें पूछी है? किलोमीटर प्रति घंटा में। तो आपको पता होना चाहिए जब हम मीटर पर सेकंड से दूरी को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलते हैं
तो हम क्या करते हैं 18/5 का गुणा करते हैं। चलिए देखते हैं। अब ये 0 से 0 कट जाएगा और 5 25, यानी हमारे पास जो आएगा चाल वो कितना हो जाएगा 18 पंचे 90। 90 क्या आ गया किलोमीटर प्रति घंटा। तो उन ट्रेनों की सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी 90 किलोमीटर प्रति घंटा। आशा करूंगी आपको क्वेश्चन नंबर 42 भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 43। तो देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 43 में क्या पूछा गया है। तो पढ़ते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में लिखा है कि यदि प्रत्येक पंक्ति स्तंभ तथा विकर्ण का योग समान है तो ABCD के मान बताना है। तो देखिए एक हमें ये क्यूब दिया गया है, ये दिया गया है क्यूब इस तरीके से। इसमें लिखा है A6D A6D और यहाँ पे क्या लिखा है 0BC, ये 0 है, ये B है, ये C है। और यहाँ पे क्या लिखा 7 2 3 7 2 3। अब यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें भरना है। तो यहाँ पे देखिए इसका मतलब ये हुआ कि चाहे तो हम इसको ऐसा जोड़ें या फिर ऐसा जोड़ें या फिर ऐसा जोड़ें या फिर ऐसा जोड़ें, सभी में इसका जोड़ कैसा होना चाहिए समान होना चाहिए। तो हमारे पास कुछ ऑप्शन दिए गए हैं तो पहले हम इसको ऐसा जोड़ लेते हैं। तो 7 और 2 कितना होता है 9, 9 और 3 कितना हो जाएगा 12। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसकी किसी भी लाइन को जोड़ेंगे तो हमारा जो जोड़ है वो हमेशा क्या आना चाहिए 12। तो ऐसे जोड़े तो भी 12 है, ऐसा जोड़े तो भी 12 है और ऐसा जोड़े तो भी हमारा आंसर 12 आना चाहिए। तो आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पे क्या लिखा है 6 और ये क्या हो गया तो 8। 8 में कितना जोड़े कि 12 हो जाए। तो आप कहेंगे कि 8 में 4 जोड़ दिया जाए तो 12 हो जाए, यानी बी का मान तो कितना हो गया 4। अब अगर थोड़ी देर के लिए आप यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है बी, यानी ये बी बराबर हमने 4 मान लिया। तो आप देख सकते हैं हमने बी बराबर क्या मान लिया 4 मान लिया है। तो आप देखेंगे 4 और 2 6 और 6 12 हो गया, मतलब ऐसा तो 12 हो गया। अब आप देखिए अगर 7 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 4 11 और यहाँ पे 11 में कितना जोड़ दें कि हमारा आंसर 12 हो जाए। तो अगर हम इसमें 1 जोड़ दें तो हमारा आंसर 12 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो डी की वैल्यू है वो 1 है। अब हमें किस किस की वैल्यू चाहिए सी की। तो आप ध्यान से देखें कि यहाँ 3 है और यहाँ 1 है, तो 3 और 1 मिलके 4 हो गया। तो सी का मान कितना रखें कि 12 हो जाए। तो अगर हम सी का मान 8 रख लें तो 8 और 4 12 हो जाएगा। देखिए हमारे पास सी का मान भी आ गया है। अब हमें चाहिए ए का मान, किसका मान ए का मान। तो यहाँ देखिए ये 7 है, ये 0 है, तो 0 का तो कोई मतलब नहीं है। 7 में कितना जोड़े कि 12 हो जाए। अगर हम 7 में 5 जोड़ देंगे तो हमारा आंसर जो कि है वो क्या हो जाएगा 12। तो हमने ए का मान कितना ले लिया 5 और सी का मान कितना ले लिया 8। अब हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया ए बी सी के मान बताओ। तो ए का मान हमने 8 मान नहीं, ए का मान हमने 5 माना है, बी का मान हमने 4 माना है, सी का मान 8 माना है और डी का मान 1 माना है। अब हम देखेंगे कि ऐसा हमें किस ऑप्शन में दिया गया है। तो ऐसा हमें ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आशा करूंगी आपको क्वेश्चन नंबर 43 भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 44 और देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 44 में क्या पूछा गया है हमसे। क्वेश्चन नंबर 44, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 44 में लिखा है कि 44 444 4044 और इतना सबको जोड़ के आगे कुछ संख्या दी गई है। तो हमें उसको बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा कि ये उसके बराबर हो जाएगा। तो सवाल को आप समझिए, ये क्या लिखा है 44 प्लस 444 प्लस 4044, ये लिखा है 4444 और यहाँ पे कोई संख्या है जो हमें बतानी है कि यहाँ पे क्या आएगा। और बराबर में ये क्या दिया गया है 49 94, यानी 49 और 94 ये हमें दिया गया है। तो हमसे ये पूछा गया है कि यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या रखी जाए कि ये वाला पद जो है वो इस पद के बराबर हो जाए। तो सबसे पहले हमें इसे समझने के लिए मैं आपको बता दूं कि इसको जोड़ते कैसे हैं। तो देखिए कैसे जोड़ना है हमें। ये लिखा जैसे हमने 4444, इसके बाद क्या लिखा है 444, फिर क्या लिखा है हमारे पास 44, फिर क्या लिखा है हमारे पास 44। अब हम इसको क्या करेंगे जोड़ लेंगे। तो 4 × 3 = 12 की आई 2 हसलाई 1, 4 × 3 = 12 13 की आई 3 हसलाई 1, 4 दूनी 8 और 1 9 और ये कितना हो जाएगा 4। ये हो गया हमारा 49 और 32। तो आशा करूंगी ये आपको जोड़ना समझ में आ गया होगा। तो इन सब का जो जोड़ है वो कितना आ गया 49 और 32। मान लीजिए हमें ये संख्या ज्ञात करनी है, हमने इसको x मान लिया है। तो ये हो जाएगा 49 और 94। अब हमें यहाँ से x की वैल्यू चाहिए। तो ये तो अपनी जगह पे ज्यों का त्यों रहेगा, लेकिन ये बराबर की उस साइड जाएगा तो ये संख्या भी प्लस की है, बाद में किसकी हो जाएगी
माइनस की, किसकी हो जाएगी, माइनस की। तो आप देखेंगे कि x बराबर हमें इसमें से घटाना है, तो 4 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा 2, और 9 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 6, यानी जो हमारा आंसर आ गया वो क्या आ गया 62। क्या आ गया 62। आशा करूंगी आपको क्वेश्चन नंबर 44 भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 44 और देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 44 में हमसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 44 में हमसे क्या बोला गया है कि राम, श्याम एवं रूपचंद की जो औसत आयु है वो कितनी है, 46 वर्ष है। यदि राम और श्याम की आयु का योगफल 104 वर्ष है तो रूपचंद की आयु हमसे पूछी गई है। आप ध्यान रखिए, कोई व्यक्ति है, ये पहले व्यक्ति का नाम क्या है, राम और श्याम। पहले व्यक्ति का नाम है राम, दूसरे का नाम है श्याम, और तीसरे व्यक्ति का जो नाम है वो है रूपचंद। वो क्या नाम है उसका, रूपचंद। तो ये जो व्यक्ति हैं, यदि इन तीनों व्यक्तियों की आयु को जोड़ दिया जाए तो आप समझिए यहाँ पे जो औसत का हमारा फॉर्मूला होता है, तो औसत बराबर क्या होता है, सभी का योग। क्या होता है, सभी का योग, सभी का योग बटे क्या हो जाएगा, सभी की संख्या, सभी की संख्या। तो औसत का ये हमारा फॉर्मूला हो गया। लेकिन हमें यहाँ तो औसत दिया गया है कि औसत आयु 46 ईयर है, तो हमने ये लिख लिया। हमें इनका योग पता नहीं है, पर ये भी पता है कि ये 3 व्यक्ति हैं। देखो 1 2 3, तो ये कितने व्यक्ति हो गए 3, यानी इन जो तीनों का योग है, तीनों का योग, तो तीनों का योग कितना हो जाएगा, इसके बटे में कुछ नहीं, गुणा करेंगे तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा। यानी 6 3 18 की 8 हसलाई 1, 4 3 12 और 1 13, यानी तीनों का, इन तीनों का योग जो है वो 138 है। तीनों का योग कितना है, 138 है। तो आप ध्यान से देखेंगे इसमें कि राम और श्याम की आयु का योग कितना दिया गया है, राम और प्लस अगर हम श्याम को जोड़ दें तो इनकी आयु का जो योग है वो 104 वर्ष दिया गया है। बोलो हाँ या ना। तो ये 104 वर्ष हो गया है। तो राम और श्याम, हमसे रूपचंद की पूछा है, इसमें रूपचंद की आयु शामिल है, इसमें राम और श्याम की आयु शामिल है। यदि हम तीनों में से इसकी राम और श्याम की आयु को घटा देंगे तो आप ध्यान से देख पाएंगे कि हमें इसमें रूपचंद की आयु बच जाएगी। तो हमें क्या लिखना है, रूपचंद बराबर ये जो तीनों का योग दिया गया है, इसमें से यदि इन दोनों के योग को घटा दिया जाएगा तो यहाँ पे हमें आसानी से रूपचंद की आयु पता चल जाएगी। तो हम 8 में से 4 घटाएंगे, क्या बचेगा 4, 3 में से 0 जाएगा तो 3 ही रहेगा, 1 में से 1 जाएगा कुछ नहीं बचेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि रूपचंद की जो आयु है वो 34 वर्ष है। आशा करूंगी आपको क्वेश्चन नंबर 45 भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 46 और देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 46 में हमसे क्या पूछा गया है। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46। तो इसमें लिखा है कि जयंत ने अपने धन का 2/7 भाग कविंद्र को दे दिया, कविंद्र ने अपने धन का 4/5 भाग रविंद्र को दे दिया। यदि रविंद्र को 1760 रुपए मिले तो जयंत के पास कितना रुपया था। इसमें भी 3 व्यक्तियों के नाम दिए हैं, जयंत, कविंद्र और अगले का नाम है रविंद्र। तो देखिए हमने इसमें, हम क्वेश्चन नंबर कौन सा पढ़ रहे हैं, हम क्वेश्चन नंबर पढ़ रहे हैं 46। 46 में एक व्यक्ति है जयंत, क्या नाम है इसका, जयंत। दूसरे का नाम है कविंद्र, क्या नाम है, कविंद्र। और तीसरे का जो नाम लिखा है वो क्या लिखा है, रविंद्र। क्या लिखा है, रविंद्र। तो देखिए हमने मान लिया यहाँ पे कि जयंत के पास x रुपया था। अब ये इसके पास जो भी रुपया था उसने इसका 2/7 किसको दे दिया, कविंद्र का। जब इसके पास x ही था तो इसने x का 2/7 किसको दे दिया, कविंद्र को। अब यहाँ पे देखिए कि रविंद्र को इसने, कविंद्र ने कितना दिया है, तो कविंद्र के पास जो भी धन रहा होगा उसने इसका 4/5 किसको दे दिया है, रविंद्र को। यानी इसके पास जो अभी धन है वो है 2/7 और इसका भी इसने 4/5 किसको दे दिया है, रविंद्र को। तो जो रविंद्र के पास पैसा आया वो तो इतना आया। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो ये जयंत का पैसा है, ये कविंद्र का पैसा है और ये रविंद्र का पैसा है। लेकिन हमें यहाँ पे कहा गया है कि रविंद्र का जो पैसा रियल में है वो 1760 रुपए है, लेकिन हमारी मानी हुई संख्या के अनुसार तो इतना है। तो हम ध्यान से देखेंगे कि x बराबर 2/7 प्लस 4/5 और ये जो रुपया है ये किसके बराबर है, 1760 के बराबर है। हमें यहाँ से किसी भी हाल में x का मान निकालना है। चलिए निकालते हैं कैसे। तो ये हो जाएगा x बराबर 1760 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 5 और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2/8। अब आप ध्यान से देखें तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से चलिए काट ही देते हैं या डायरेक्ट भी हम काट सकते हैं, 8 दूनी 16
वो कैसे देखिए, यहाँ लिया हमने 8 दूनी 16 और यहाँ से डायरेक्ट काट दिया 16 एकम 16 और 16 एकम 16। तो हमारा आंसर यहाँ पे कितना आ गया 110। कितना आ गया 110। अब हमें क्या करना है इसमें, देखिए इसका और गुणा करना है। अभी ये 0 बचा है हमारे पास में और ऊपर बचा था ये 8। कैसे लिख लिया हमने, यहाँ आएगा 2 × 4, ये हो गया 4 दूनी 8। 8 से अब हम गुणा करेंगे, यहाँ पे 8 से जब गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, ये आ गया हमारे पास। अब हम देखेंगे, अब हमें इसका गुणा करना है तो 7 पंचे हो जाएगा 35, यानी ये आएगा हमारा 22 0 गुणे 7 पंचे 35। 35 का हम गुणा कर लेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये 0 रहेगा। 22 पंचे 110, 110 का 0 यहाँ से लाएंगे 11 और 22 66, 66 में 11 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 77। यानी जो जयंत के पास पैसा है, हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि जयंत के पास कितना पैसा था। तो आप ध्यान से देखें कि जयंत के पास स्टार्टिंग में कितना पैसा था, 7700 रुपए था। आशा करूंगी आपको क्वेश्चन नंबर 46 भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 47 और देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 47 में हमसे क्या पूछा गया है। तो ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 47 में क्या पूछा गया है हमसे। क्वेश्चन नंबर 47, तो क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा गया है कि किसी वस्तु को 900 रुपए में खरीदकर 180 रुपए का लाभ लेकर एक दुकानदार को बेच दिया गया, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ होगा। तो आप ध्यान से देखेंगे कि ये जो लाभ परसेंट का फॉर्मूला होता है, ये होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो आप ध्यान से देखिए, उसमें पहले ही हमें बता दिया गया है कि 180 रुपए का लाभ लिया गया है और वस्तु जो है 900 रुपए में खरीदी गई है, वो गुणा में हो जाएगा 100। तो जो 0 से जो 0 कट जाएगा, 9 दूनी 18, यानी उसको जो लाभ हुआ वो कितना हुआ 20% का लाभ हुआ। कितने परसेंट का लाभ हुआ है, 20% का लाभ हुआ है। आशा करूंगी आपको क्वेश्चन नंबर 47 भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 48। तो देखते हैं कि हमसे क्वेश्चन नंबर 48 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 48, तो क्वेश्चन नंबर 48 में लिखा है कि 5/8, 5/8, 2/3, 2/3 और इसके बाद लिखा है 7/9, 7/9। इसके बाद लिखा है 3/5, 3/5 और फिर लिखा है हमारा 4/7। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आगे तक आपको काम आएगा, इसीलिए आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इसमें हमें क्या करना है, इसमें से हमें सबसे बड़ी भिन्न बताना है कि इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होती है। तो आपको इसके बहुत सारे मेथड आते होंगे सॉल्व करने के, लेकिन मैं आपको यहाँ पे क्रॉस मेथड से सॉल्व करवाना चाहूंगी, तो आप उसे ध्यान से देखिए। हम इसका क्या करेंगे, क्रॉस मेथड का मतलब इसका ऊपर का इसका नीचे का गुणा करेंगे। तो 5 यहाँ क्या आया 15 और 8 दूनी 16। अब आप मुझे बताइए 15 बड़ा होता है कि 16। तो आप कहेंगे कि मैम 16 बड़ा होता है। 16 बड़ा होता है मतलब ये भिन्न छोटी है और हमारी ये वाली भिन्न कैसी हो जाएगी, बड़ी। तो इन दोनों में तो हमने डिसाइड कर लिया कि ये बड़ी है। अब हमें इन दोनों में डिसाइड करना है। तो 9 दूनी 18 और 7 × 3 = 21। अब आप बताइए 18 बड़ा होता है कि 21 बड़ा होता है। तो आप कहेंगे मैम 21 बड़ा होता है। तो इसका मतलब ये वाली जो भिन्न है वो इससे तो छोटी है। तो इन दोनों में तो बड़ी कौन सी हो गई, ये वाली। अब हमें इसकी बात करनी है, इस वाले की। तो आप देखिए कि 7 पंचे 35 आएगा यहाँ और 9 × 3 = 27 आएगा। अब आप बताइए 35 बड़ा होता है कि 27। आप कहेंगे मैम नहीं 35 ही बड़ा होता है। मतलब हुआ कि ये वाली भिन्न इससे भी बड़ी है, इससे भी बड़ी है और इससे भी बड़ी है। इन तीनों में यही वाली भिन्न अभी बड़ी है। अब क्या करना है हमें, अब हमें क्या करना है, इस वाली को और इस वाली को चेक करना है कि इन दोनों में कौन सी भिन्न बड़ी है। अब आप देखेंगे कि इसका 7 का 7 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 49 और 9 का 4 में करेंगे तो कितना होता है 9 चौको 36। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए 36 बड़ा है कि 49 बड़ा है। अभी भी आप कहेंगे कि नहीं मैम 49 ही बड़ा है। जब यहाँ पे 49 ही बड़ा है तो इसका मतलब हुआ कि इन सभी में 9/7 ही सबसे बड़ी भिन्न है। आशा करूंगी आपको क्वेश्चन नंबर 48 भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए अब हम पढ़ेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 49। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 48 तक कंप्लीट कर लिया है। अब हमें पढ़ना है इसका क्वेश्चन नंबर 49 और ध्यान से देखेंगे कि हमें क्वेश्चन नंबर 49 में हमसे क्या पूछा गया है। तो देखिए कि क्वेश्चन नंबर 49 में बोला गया है कि कोई 4 अंकीय बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या का योगफल क्या होगा और जिसके लिए हमें अंक दिए गए हैं। हम कौन सा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं 49। 49 में हमें अंक दिए गए हैं 5 7 2 8। कौन से दिए हैं 5 7 2 8। इससे हमें क्या करना है, एक बनाना है हमें बड़ी से बड़ी संख्या। क्या करना है, बड़ी से बड़ी संख्या बनाना है। क्या करना है, बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी
संख्या। तो आप देखें जब हमें बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है तो पहले हमें बड़े बड़े अंकों का यूज करना है। जैसे यहाँ पे आएगा 8, फिर हो जाएगा हमारा 7, इसके बाद आएगा 5 और फिर आएगा 2। और फिर जब हम छोटी से छोटी संख्या लिखेंगे, कौन सी? छोटी से छोटी। तो जब हम छोटी से छोटी संख्या लिखेंगे तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम छोटे छोटे अंकों का यूज करेंगे, जैसे 2, 5, 7, 8। और हमसे इनका जोड़ पूछा गया है तो क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 8 2 10 का आया 0, हसल आई 1, 7 5 12 1 13 की आई 3, हसल आई 1, 7 5 12 1 13 की आई 3 और हसल आई 1। 8 2 10 1 11, यानी जो हमारा आंसर आएगा 11 33 0। ये जिस ऑप्शन में दिया होगा हमारा वो ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आशा करूंगी आपको क्वेश्चन नंबर 49 भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 50। अब हम कौन सा पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 50। तो देखते हैं कि हमसे क्वेश्चन नंबर 50 में क्या पूछा गया है। हमसे क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा गया है कि एक छावनी में 250 जवानों के लिए 16 दिन की खाद्य सामग्री है, वही सामग्री कितने जवानों के लिए 20 दिन में के लिए पर्याप्त होगी। तो हमारे पास जो अभी सामग्री है सैनिकों को खिलाने के लिए, यदि हम 250 सैनिकों को खाना खिलाएं तो वो लोग 16 दिन खाना खा सकते हैं। हम क्वेश्चन नंबर कौन सा पढ़ रहे हैं, 50। अगर हम कितने 250 जवानों को खाना खिलाएं तो वो कितने दिन खा सकते हैं, 16 दिन खाना खा सकते हैं। अब यहाँ पे जवान कितने हैं ये हमको नहीं पता, लेकिन अभी ये खाना 16 दिन चल रहा था, यही खाना हमें 20 दिन चलाना है। तो अगर हम 20 दिन इन लोगों को खाना खिलाएं तो कितने लोग होंगे जो ये 20 दिन खाना खा लेंगे। इसमें हमें कुछ नहीं करना है, एक्स का मान निकालना है। तो देखिए एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 250 गुणा 16, 250 गुणा 16 बटे क्या हो जाएगा 20, 0 से 0 काट देंगे, 2 से काट देंगे 16, तो 25 8 200। इसका मतलब है कि यदि 200 जवान खाना खाएं, कितने 200 जवान खाना खाएं तो 20 दिन तक खाना खा सकते हैं। और यदि 250 जवान खाना खाते हैं तो खाना 16 दिन तक ही चल पाएगा। आशा करूंगी आपको क्वेश्चन नंबर 50 भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 51 और देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 51 में क्या पूछा गया है हमसे। तो क्वेश्चन नंबर 51 में बोला गया है कि 5 घंटियां लगी हैं, या जिसे हम घंटे बोलेंगे, जो 3 4 5 6 8, 3 4 5 6 8 इतने क्या है मिनट के अंतराल में बजती हैं। यदि ये दोनों दोपहर से 12 बजे तक एक साथ बजे तो अब ये अगली बार कितनी देर बाद बजेंगे। तो आप ध्यान रखिए, जब भी घंटे घंटियां या लाइटों की बात की जाए, ऐसी कंडीशन में हमें हमेशा एलसीएम निकालना है। क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो चलिए इसे एलसीएम के माध्यम से सॉल्व कर लेते हैं। फिर हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 2। फिर हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 3, ये हो जाएगा हमारा 3 और ये हो जाएगा 1। अब यहां से देखें आप, ये हो जाएगा, अब हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 1 5 1 और ये भी हमारा 1। इसके बाद हम किससे डिवाइड करेंगे, 5 से। किससे करेंगे, 5 से। तो हमने सबको ही काट लिया। अब हमें इसका निकालना है एलसीएम। तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो देखें कि हमने इसका एलसीएम लिया, वो कितना आया है, 5 3 15, 15 दूनी 30, 3 दूनी 60 दूनी 120। कितना आया, 120। ये 120 हमारे पास क्या आ गए हैं, ये हमारे पास मिनट आ गए हैं। क्या आ गए हैं, मिनट। अब हमें क्या बताना है, कितनी देर बाद। तो जो ये बजना शुरू हुए थे ये कब बजे थे, 12 बजे एक साथ बजे। तो अब अगली बार कब बजेंगे, तो ये 12 मिनट है। मिनट को हमें घंटे में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, इसमें 60 का भाग लगाएंगे। तो हमारे पास समय आ गया 2 घंटे। कितना आ गया, 2 घंटे। तो अब ये 12 बजे, हमसे बस यही पूछा है कि कितने घंटे बाद बजेंगे। तो अगली बार है कि 2 घंटे बाद बजेंगे। आशा करूंगी आपको क्वेश्चन नंबर 41 भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 52। तो देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 52 में हमसे क्या पूछा गया है। इसको भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, इसको भी हम ध्यान से पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा है 52, जिसमें लिखा है 13.44। क्या लिखा है, 13.44 और डिवाइड बाई, इसे किससे डिवाइड करना है हमें, तो इसे डिवाइड करना हमें 2.4 से। किससे, 2.4 से। आगे देखिए, ये हो जाएगा हमारा 40 माइनस लिखा है 39.60। अब चलिए, जैसे हमसे बोला गया हम वैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें ऊपर वाली संख्या को सॉल्व करना है। तो अगर हम इसका दशमलव हटाना चाहें तो बटे में क्या आ जाएगा, 100। फिर क्या करेंगे, गुणा का निशान लगाएंगे। संख्या को हमें क्या करना है, भाग लगाना है, तो पलटना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा हमारा नीचे, या पहले मैं आपको बता दूं कि कैसे करना है। तो ये हो जाएगा
0.44 बटे में क्या हो जाएगा 2.4 डिवाइड बाई, अब यहाँ पे देखेंगे इसमें से हमें माइनस करना है, तो 40 में से 39.6 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0.42। आशा करूंगी आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए हमें ऊपर से इसका पॉइंट हटाना है, क्या करना है, पॉइंट हटाना है। तो पॉइंट कैसे हटाएंगे, तो ये हो जाएगा 34 और बटे में यहाँ पॉइंट के पहले दो संख्याएं लिखी हैं इसलिए यहाँ पे 2 जीरो बढ़ेंगे और यहाँ पे 24 लिख के, अभी आप देखेंगे यहाँ पे कितने अंक लिखे हैं, एक ही अंक लिखा है इसलिए ऊपर एक ही जीरो बढ़ेगा और नीचे जो हमारा लिखा है ये 0.40 लिखा ही है। आगे देखें इस जीरो से हम इस जीरो को काट देंगे और बताएं कौन किससे कट रहा है। और देखिए यहाँ 24 से काटे तो 24 से कम 24, 24 दूनी 48, 24 तीन 72 और 24 चौको 96, 24 पंचे 120, 24 पंचे 120। अब यहाँ पे 134 में से यदि 120 चला जाता है तो क्या बचेगा, 14 बचेगा और 24 पंचे 120, 24 छक्का 144, तो ये कितना हो गया 56, कितना हो गया 56। ये कितना हो गया हमारा 56। अब हमारा ऊपर जो आंसर बचा है कितना बचा है 56 बटे 10 और ये हमारे बचे में 44 बचा ही है। आगे देखेंगे तो इसका इसमें भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 5.6 बटे 0.40। अब यहाँ देखेंगे पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा तो आप ध्यान से देखेंगे कि जब हम इसका 4 का इसमें भाग लगाएंगे तो क्या चौको 56 होता है, तो 4 एकम 4, 4 चौको 16, यानी 16 चौको 56 कितना हो जाएगा 16 चौको 56। आशा करूंगी आपको क्वेश्चन नंबर 52 भी नहीं, 16 चौको 56 थोड़ी होता है, 4 एकम 4, 4 चौको 16 होता है, यानी 14 चौको 56। तो आशा करूंगी आपको क्वेश्चन नंबर 52 भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 53। तो देखते हैं कि हमसे क्वेश्चन नंबर 53 में क्या पूछा गया है। तो हम इसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में हमसे बोला गया है कि 1800 रुपए का 2 सही 1/2 वर्ष में मिश्र धन 2250 रुपए हो जाता है, तो प्रतिशत क्या पूछा गया है, दर प्रतिशत हमसे ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर, देखिए हमसे कौन से क्वेश्चन की बात कर रहा है 53। तो 53 में हमें जो प्रिंसिपल है वो कितना दिया गया है 1800 रुपए, जो मिश्र धन है वो कितना दिया गया है 2250 रुपए, कितना दिया गया है 2250 रुपए, और जो हमें समय दिया गया है, समय वो कितना दिया गया है 2 सही 1/2, ये हमको समय दिया गया है। हमसे क्या पूछ लिया है, इसकी इंटरेस्ट रेट जो है वो हमसे पूछ रखी है, क्या पूछ रखी है इंटरेस्ट रेट। आप ध्यान से देखें तो ये हमें अमाउंट दिया गया है, ये प्रिंसिपल दिया गया है, इससे हम क्या निकाल सकते हैं आई, यानी इंटरेस्ट यानी ब्याज निकाल सकते हैं। तो आप देखेंगे कि 2250 में से हम यदि 1800 को माइनस कर दें तो हमारा आंसर कितना आएगा 8 4 12 450, यानी जो हमारी ब्याज की राशि है वो कितनी है 450। अब हम ब्याज का फॉर्मूला तो बहुत अच्छे से जानते हैं, तो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, ब्याज बराबर मूलधन, मूलधन हमारा 1800 है, मूलधन गुणे दर गुणे समय। तो देखिए हम समय को ऐसा लिख सकते हैं 2 दूनी 4 और 1 5/2 वर्ष, बोलो हाँ या ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5/2 और बटे का हमारा 100, बस इसे कैलकुलेट करके हमें आर की जो वैल्यू है वो निकाल ली है, हमारा आंसर आ जाएगा। देखें आप 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 2 से काट देंगे तो ये 9 हो जाएगा, ये 9 पंचे 45, तो मतलब इस साइड का 45 और इस साइड का 45 कट जाएगा, तो आर बराबर जो हमारी दर आएगी वो कितनी हो जाएगी 10%। आशा करूंगी आपको क्वेश्चन नंबर 53 भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप सोच रहे होंगे कि ये 10 कहाँ से आए, तो अभी यहाँ पे एक जीरो बचा था, वही यहाँ पे 10% आ गया है। आशा करूंगी आपको क्वेश्चन नंबर 53 बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 54 नहीं 44, कौन सा 54। तो देखिए ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 54। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 में हमसे क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 54 में हमसे पूछा गया है कि यदि ए अनुपाते बी, यानी ए का बी के साथ जो अनुपात दिया गया है, ये दिया है a/5 बराबर बी अनुपाते कितना दिया गया है, बी अनुपाते दिया गया है 7 और बराबर लगा के दिया गया है सी अनुपाते 8, और हमसे पूछा गया क्या गया है कि a + b + c / a हमसे पूछा गया है। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लें, तो ये हो जाएगा a/5 बराबर b/7 बराबर c/8। ये हमें कुछ इस प्रकार से दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, या तो इसको ऐसे सॉल्व कर ले या इसको 2 तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। हमने इसको ऐसे लिख लिया, अब हमें यहाँ से निकालना है a/b। तो जब ये इसके नीचे आएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा 5/7। यहाँ से a का मान हमें 5 पता चल गया, b का मान हमें 7 पता चल गया।
अब यहाँ से देखिए हमने ये लिखा था b बटे 7 और बराबर लगा के हम लिखेंगे c बटे में 8। यहाँ हमें b के बटे में c को लाना है, तो आप देखेंगे ये c इधर नीचे आ गया तो ये 7 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 7 बटे में 8। अब आप ध्यान से देखें हमारे पास a b c तीनों के मान आ गए हैं, तो a का मान 5 हो गया, b का मान 7 हो गया, पर ध्यान रखें जो मान b का यहाँ होना चाहिए वही है यहाँ पे होना चाहिए। तो आप ध्यान से देखें कि दोनों जगह सेम है, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है कि a प्लस बी प्लस सी और बटे में a, इसका मान हमको क्या करना है, बताना है। तो आप देखेंगे कि a का मान हमें कितना दिया गया है 5, प्लस b का मान कितना दिया गया है 7, प्लस c का मान कितना दिया गया है 8 और बटे में क्या हो जाएगा a। चलिए a का मान भी हमको पता है, a का मान है हमारा 5। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 7 और 8 मिलकर कितने हो जाएंगे 15, 15 और 5 20 और 20 में हम 5 का भाग लगाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 4। आशा करूंगी आपको क्वेश्चन नंबर 54 भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 55 और देखते हैं कि हमसे क्वेश्चन नंबर 55 में क्या पूछा गया है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, इसे भी हम ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे। चलिए तो हमसे देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 55 में हमसे क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 55, तो एक इसमें बड़ा सा ऐसे रूट लगा हुआ है, आपको बगल में दिख रहा होगा। तो ये कितना लिखा है 248, कितना लिखा है 248, फिर प्लस लगा है, फिर से रूट लगा है और फिर यहाँ पे लिखा है 52, क्या लिखा है 52, फिर प्लस लगा है और फिर क्या लिखा है 12, सॉरी क्या लिखा है 144। अब हमें क्या करना है, आप ध्यान से देखें तो इस प्रकार के सवालों में जो सबसे अंदर रूट होता है सबसे पहले हमें उसी को सॉल्व करना होता है। क्या करना होता है, सबसे पहले हमें उसी को सॉल्व करना होता है। तो चलिए देखते हैं हम जब इसको सॉल्व करेंगे, इसी को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये जो 144 है, 144 जो है ये किसका वर्ग होता है, तो ये 12 का होता है, यानी इसका जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा 12 होगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें इसको जोड़ देंगे, क्या करेंगे इसमें इसको जोड़ देंगे। तो ध्यान से देखिए हमारे पास संख्या क्या बन जाएगी, ये हो जाएगा हमारा 248 प्लस, अब हमने देखा इन दोनों को जोड़ दिया तो 2 2 मिलके 4 हो गया, 5 और 1 मिलके 6 हो गया, यानी ये क्या हो गया 64। अब हमें इस दूसरे वाले रूट को भी खत्म करना है, तो देखिए कैसे करेंगे। ये हो गया हमारे पास 248 प्लस, अब यहाँ पे देखिए हम इसके स्थान पे ये जो 64 है ये किसका वर्ग होता है 8 का, यानी इसका जो वर्गमूल है वो क्या आएगा 8 आएगा। अब हम देखिए क्या करेंगे, इसको इसमें से जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा 8 8 16 के 6 हसल आइए और 5 की जगह क्या हो जाएगा 56 और ये हो जाएगा 2, तो ये क्या हो गया 256। अब ये हम भली भांति जानते हैं कि 256 का वर्गमूल क्या होता है 16 होता है, क्या होता है 16 होता है। आशा करूंगी आपको क्वेश्चन नंबर 55 भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 56, देखते हैं कि हमसे क्वेश्चन नंबर 56 में क्या पूछा गया है। तो अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में बोला गया है कि एक आयताकार प्लॉट की जो भुजाएं हैं, ये कोई आयताकार प्लॉट है, ये आयताकार कोई प्लॉट है और इसकी जो लंबाई है ये 5x दी गई है, चौड़ाई 4x दी गई है और क्या दिया गया है हमें, और इसका क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर दिया गया है। तो इसका हमसे परिमाप पूछ लिया गया है। क्षेत्रफल हमें 500 क्या दिया गया है 500 वर्ग मीटर दिया गया है और हमसे परिमाप क्या पूछ लिया गया है, परिमाप हमसे पूछ लिया गया है। चलिए इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो हमें जो दिया गया है हम उसी का फॉर्मूला लगा दें। तो हमें क्या दिया गया है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो हमें तो यहाँ क्षेत्रफल लेकिन 500 दिया गया है और हमारी लंबाई का मान है 5x, चौड़ाई का मान है 4x। इनको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 500 बराबर 5 चौको 20 और क्या हो जाएगा x स्क्वायर। तो x स्क्वायर बराबर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 500 बटे 20। तो x स्क्वायर बराबर क्या आएगा 0 से 0 कट जाएगा और 5 25। अब आप देखेंगे कि दोनों साइड का वर्गमूल ले लेंगे या x बराबर हो जाएगा रूट का 25, तो x बराबर क्या आ जाएगा 5, x बराबर क्या आ जाएगा 5। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि x बराबर क्या आ गया 5। हमसे क्या पूछा है परिमाप, क्या पूछा है परिमाप। तो आप देखेंगे यहाँ पे अगर हम 5 का मान यहाँ रख दें मतलब लंबाई का मान कितना है 25 और चौड़ाई का मान अगर यहाँ रख दें तो कितना है 20। अब जानते हैं आपके हमारे जो परिमाप का फॉर्मूला होता है, तो आप बताएं ध्यान से कि परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है। तो परिमाप बराबर होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ये हमारे परिमाप का फॉर्मूला होता है। 2 लंबाई हमारी कितनी निकल के आई है 25, चौड़ाई कितनी निकल के आई है 20। अब आप देखें कि ये हो जाएगा हमारा 2 गुणा 20 और 25 मिलके कितना हो जाएगा 45। दोनों को इसमें गुणा कर देंगे तो 45 दूनी 90। तो ये जो हमारा परिमाप आया है
ये कितना आ गया है 90 मीटर। कितना आ गया 90 मीटर। आशा करूंगी आपको क्वेश्चन नंबर 56 भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 57 और देखते हैं कि हमसे क्वेश्चन नंबर 57 में क्या पूछा गया है। तो पढ़ते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 57। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 57 में पूछ रहा है कि एक कमरे के फर्श का परिमाप हमको दिया गया है। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना होगा यदि इसकी ऊंचाई इतनी है। तो हमें क्या दिया गया है, फर्श का परिमाप। क्या दिया गया है, फर्श का परिमाप। फर्श का परिमाप हमें कितना दिया गया है, फर्श का परिमाप हमें दिया गया है 18 मीटर। कितना, 18 मीटर। और क्या दिया गया है, हमें इसकी ऊंचाई भी दी गई है। क्या दी गई है, ऊंचाई। ऊंचाई हमें कितनी दी गई है, 3 मीटर। और हमसे क्या पूछ रहा है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। क्या पूछ रहा है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ये हमसे पूछ रखा है। तो देखिए आप यहाँ पे, ये चारों दीवारों के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर होता है परिमाप। क्या होता है, आधार का परिमाप, परिमाप गुणा ऊंचाई होता है। तो आप देखेंगे परिमाप की वैल्यू तो हमारे पास है 18, ऊंचाई का मान भी है हमारे पास 3। ऊंचाई का मान भी कितना है हमारे पास 3। 18 का 18, 18 दूनी 36, 18 3 54। तो कितना आ गया 54 मीटर। चारों दीवारों का क्षेत्रफल है तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो 54 मीटर स्क्वायर हमारी चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो जाएगा। आशा करूंगी आपको क्वेश्चन नंबर 56 भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 में हमसे क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 58 में लिखा है कि यदि 25/2 का 25/2 का x%, कितना, x% कितना दिया गया है हमको, 150 दिया गया है। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है, x की वैल्यू बताना है। तो देखिए आप यहाँ पे 25 दूनी 50, सॉरी 25 चौको 100, 25 चौको 100। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 150 गुणे 4 दूनी 8 और 25 15 अट्ठे कितना होता है, 15 अट्ठे 120। यानी जो x का मान है वो कितना आ गया है 1200। आशा करूंगी आपको क्वेश्चन नंबर 58 भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 59। आप क्या पढ़ेंगे, हम क्वेश्चन नंबर 59 और देखते हैं कि देखिए हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 59। तो क्वेश्चन नंबर 59 में हमें ये क्वेश्चन दिया गया है तो इसे हमें सॉल्व करना है। तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले जो भाग का चिन्ह दिया गया है हमें उसे सॉल्व करना है। तो 3 एकम 3 और 2 कितना हो जाएगा 5/6। 5 बटे क्या हो जाएगा यहाँ पे 3। ये भाग का चिन्ह है तो यहाँ गुणा का चिन्ह हो जाएगा और ये संख्या पलट जाएगी, ये हो जाएगा 7/2 गुणा, और ये x/7 लिखा ही है बराबर 4 एकम 4 और ये कितना हो जाएगा 5/4 गुणा, ये कितना हो जाएगा 2/3 और ये भाग का चिन्ह लगाएंगे तो ये हो जाएगा 6/1। अब आप देखेंगे यहाँ 7 से 7 कट जाएगा और किससे क्या कट जाएगा, और यहाँ पे देखेंगे हम, अब इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो ये 2 से 4 कट जाएगा और 3 दूनी 6, इससे ये कट जाएगा और ये 5 से ये 5 कट जाएगा। तो x बराबर कितना आएगा 6। आशा करूंगी आपको क्वेश्चन नंबर 59 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लास्ट क्वेश्चन यानी 60 क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 60 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 60 में बोला है कि 1000 से कम कितनी संख्याएं हैं जो 13 और 10 दोनों से के गुणज हैं, यानी दोनों से कट जाती हैं। तो कितनी से संख्याएं लेना है हमें, 1000 से कम होनी चाहिए और 13 और 10 दोनों से कटती हैं। तो आप देखें 13 और 10 दोनों का एलसीएम लें तो कितना होता है 130। यानी हमें क्या करना है, 1000 में 130 का भाग लगाना है। तो 0 से 0 कट जाएगा, 13 का पहाड़ा ऐसा पड़े कि 100 से ज्यादा ना हो। तो 13 पना 65, 3 78, 13 7 91। आप 13 से ज्यादा करेंगे तो वो 100 से संख्या ऊपर निकल जाएंगी। तो आशा करूंगी आपको क्वेश्चन नंबर 60 भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि 1000 से संख्या अगर हम इन दोनों के गुणज हैं तो ऐसी हमारे पास 7 संख्या होंगी। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 41 से लगा करके 60 तक के सारे क्वेश्चन पढ़ लिए हैं और सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसके लिए आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी कंटिन्यू क्लासें आपके पास आती रहे। जय भीम, जय भारत।